पुलिस ने युवक मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो, ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी। एक वायरल वीडियो ने उड़ाई इमरान की नींद। पाकिस्तान की पोल खोलता एक वीडियो। ये पुलिस इंतजामिया ने हमारा घर सील कर दिया है, फिलफौर हमारा घर खोलें, अदरवाइज हमें हिंदुस्तान इंडिया से तलब मदद करते हैं हम। 2 मिनट के वीडियो में कैद पीओके की हकीकत। ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं, ठीक है। आज इन्होंने हमें पे दखल किया है, इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ। पीएम मोदी से पीओके की आवाम लगाए मदद की गुहार। मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो, ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी। इससे पहले हम आपको इस वायरल वीडियो की हकीकत बताएं, आप जरा इस वीडियो में नजर आ रहे शख्स के अल्फाजों को ध्यान से सुनिए। ये पुलिस इंतजामिया ने हमारा घर सील कर दिया है। मैं यहाँ पे अपने हैसियत से, इस हैसियत से मैं ऐलान करता हूँ, मैं ये ऐलान करता हूँ कि फौरी तौर पे कमिश्नर मुजफ्फराबाद, कुछ भी हुआ, ये बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं खुद फौजी करने जा रहा हूँ, कमिश्नर मुजफ्फराबाद, तहसीलदार मुजफ्फराबाद जिम्मेदार है, या मैं फिलफौर हमारा घर खोलें और रिकॉर्ड की दुरुस्ती करें। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान पुलिस के जुल्म और सितम की पोल खोलता वीडियो है। इस वीडियो से ये साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान पुलिस ने इसके घर को सील कर दिया है और इस शख्स समेत उसके पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन अब जो बयान ये शख्स देगा वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। ना पुलिस के ना किसी और के, गैर मुस्लिमों के रकबे, गैर मुस्लिम आए। हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं। दरअसल पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाला ये शख्स पाकिस्तान सरकार की पोल खोलने के साथ साथ हिंदुस्तान की सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगा रहा है। मतलब साफ है कि पीओके में पाकिस्तानी सरकार और सेना के जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है। हैरानी तो इस बात की है कि बारिश हो रही है और पाकिस्तानी पुलिस ने उसके परिवार और बच्चों को घर से बेदखल कर बाहर सड़क पर बैठा दिया है। आज इन्होंने हमें पे दखल किया है, इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तहसीलदार मुजफ्फराबाद, ये साबर नकवी, SHO थाना सिटी सदर, ये किस कानून के तहत दखल कर रहे हैं घर से घर सील करके। इसके बाद इस वीडियो को बनाने वाले शख्स की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा है कि पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाने वाले शख्स का नाम नसीम है और इस स्टे के बावजूद पुलिस ने उसके घर को सील कर दिया है। इस दौरान वो वीडियो देख रहे लोगों से अपील भी करता है कि वे उस वीडियो को शेयर करें। वो ये भी बताता है कि मुजफ्फराबाद में पुलिस लाइन ट्रेनिंग सेंटर के पीछे के इलाके का वाकया। दरअसल पाकिस्तान पीओके पर पिछले 70 साल से कब्जा करके बैठा हुआ है और एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीओके को 2 हिस्सों में भी बांट चुका है। एक हिस्से को आजाद कश्मीर का नाम दिया गया है तो दूसरे को फेडरल एडमिनिस्ट्रेड नॉर्दर्न एरिया। आपको बता दें कि पाक अधिकृत कश्मीर की सीमाएं पाकिस्तानी पंजाब, अफगानिस्तान, चीन और भारतीय कश्मीर से सटी हुई है। पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्रफल 13,300 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ 40 लाख लोग रहते हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है और इसमें 8 जिले मीरपुर, डिम्बर, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, नीलम, रावलाकोट और सुधनती है। पाक अधिकृत कश्मीर के हुंजा गिलगित के एक हिस्से, रक्सम और बाल्टिस्तान की शख्सगम घाटी क्षेत्र को
पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंप दिया था। इस इलाके को सीडेड एरिया या ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहते हैं। दरअसल 1947 में भारत पाकिस्तान की पहली जंग के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उसे आज की तारीख में पीओके कहा जाता है। पाकिस्तान ने अपनी साजिश के तहत पीओके को एक अलग देश घोषित किया हुआ है और पीओके में एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बना रखे हैं। इतना ही नहीं, पीओके को अलग पहचान दिलाने की गरज से उसे एक झंडा भी दिया हुआ है और हर साल 24 अक्टूबर को पीओके में यौम आजादी यानी स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन ये सब पाकिस्तान का ड्रामा है। अपनी इस साजिश की आड़ में पाकिस्तान ने पीओके की रक्षा, विदेश नीति और विदेश व्यापार की जिम्मेदारी अपने नियंत्रण में रखी हुई है। साफ है कि पाकिस्तान ने उसने पाकिस्तान के दूसरे सूबों से लोगों को लाकर यहाँ बसा दिया है ताकि कोई पाकिस्तान के खिलाफ आवाज न उठा सके। सिर्फ नक्शे पर दिखाने से अपने को संतोष देते रहे तो जाहिर है पीओके का यह हिस्सा हमारे पास कभी नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने सारे संसाधनों का उपयोग करके पाकिस्तान के पास रखे हुए अपने पीओके के हिस्से को आजाद कराएं और उसका जम्मू एंड कश्मीर में विलय करा करके एक अच्छे स्टेट का निर्माण करें। इसके अलावा पीओके में वहां की आवाम की आजादी की आवाज को दबाने और लोगों को डराने के मकसद से पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर के कई हिस्सों में अपने पाले हुए अलग अलग आतंकी तंजीमों के ट्रेनिंग बेस बना रखे। आतंकवाद की आग भड़काने का काम करते हैं। सिर्फ यही नहीं, पीओके में रहने वाले कश्मीरी जब भी पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होने के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो पाकिस्तान सेना बंदूक के जोर पर उनकी आवाज को दबा देती है। पाकिस्तान पीओके में इस समय तरह तरह की गतिविधियां कर रहा है। एक तरफ तो वहां पर इसने तरह तरह के आतंकी संगठनों के केंद्र बनाए हैं जिससे जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत पर आतंकी घटनाओं का लगातार सिलसिला जारी है। बावजूद इसके कि कई आतंकी मारे जा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की शह और उसका सपोर्ट कम नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ इस भूभाग को कब्जा करने से उसका चीन के साथ भी एक अटूट संबंध बन रहा है। एक वायरल वीडियो ने एक बार फिर पीओके में पाकिस्तान के जुल्म की हकीकत खोल कर रख दी है। फिलहाल ये वायरल वीडियो पूरी पाकिस्तानी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का सबब बना हुआ है। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 16 में अपराधियों ने जेवर कारोबारी को गोली मार दी। 2 की संख्या में आए अपराधियों ने सुहागन ज्वेलर्स के मालिक को गोली मारी। कारोबारी को 2 गोली लगी है। कारोबारी का इलाज चल रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 15 दिनों के अंदर दीघा और राजीव नगर इलाके में ये तीसरी बड़ी वारदात है। जेवर कारोबारी को गोली मारे जाने की घटना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने सड़क जाम और आगजनी कर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। दो गोली की बात सुनने में आ रही है। अपराधी कितने की तंगे में थे? उनका कहना है कि 2 अंदर में आया था। फिर हम लोग देख रहे हैं बाकी सब लूट की मंशा थी अपराधियों की। नहीं, ऐसा नहीं लगता है। नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन घरों में नोटिस चिपका रहा है। पहले अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर नोटिस चिपकाया जा रहा है। साथ ही यहां घर बनाकर रह रहे लोगों ने कैसे जमीन अर्जित की, पहाड़ पर कैसे घर बनाया, कितना परिवार रह रहे हैं,
बिजली और पानी का कनेक्शन कैसे मिला, इसकी जानकारी ली जा रही है। इसके लिए 4 अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। घटना के बाद इलाके में सभी सरकारी कार्यों पर रोक लगा दी गई है। नोटिस चिपकाने के साथ साथ पुलिस की टीम एक एक घर की तलाशी ले रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन किन घरों में शराब बनती थी। 100 घरों को नोटिस दे दिया गया है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुई है उससे एक बात स्पष्ट हुआ है कि कुछ हॉटस्पॉट बन गए हैं और वहाँ पे सरकारी ज़मीन को ही अतिक्रमण करके शराब से जो संबंधित गतिविधियाँ हैं वो लोग करते हैं। बिहार में शराब के खिलाफ बने कानून को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है, जिससे शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद भी तस्कर शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे। शराब माफिया शराब की तस्करी के लिए हर दिन तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शराब तस्करों के मनोबल को तोड़ने के लिए उत्पाद विभाग और पुलिस मुस्तैद हैं, जिसके कारण शराब तस्कर अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे। मधेपुरा में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र के साहूगढ़ दीवानी टोला वार्ड संख्या 12 में विदेशी शराब से लदी पिकअप का जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक से पूछताछ के आधार पर तस्करी में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवगछिया पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर आपराधिक वारदातों में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन अपराधियों की कई संगीन मामलों में तलाश थी। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिससे हाल के दिनों में घटित हुए वारदातों का खुलासा हो सके। पुलिस का कहना है कि नदी थाना क्षेत्र में 15 जनवरी को नीरज हत्याकांड में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं परबत्ता थाना क्षेत्र में विभिन्न वारदातों को अंजाम दे चुके अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी दर्जनों लूटकांड की घटनाओं में शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस के अभियान में गिरफ्तार अन्य आरोपियों पर चोरी और शराब की तस्करी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। अभियान के संबंध में बताते हुए नवगछिया एसपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद कई मामलों को सुलझा लिया गया है। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ के बाद अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जिससे अपराधियों में दहशत का माहौल है। सिवान में आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। चोरी, डकैती और हत्या की वारदातों से जिले में दहशत का माहौल है। मैरवा में चोरी के कारण लोगों में डर का माहौल है। मैरवा में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस पर सवाल सिंध में जली आजादी की अलख। सिंध में उठा आजादी का तूफान। अपनी लाई आग में झुलसा पाकिस्तान। सिंध में बगावत की आंधी। ये सिंध है, पाकिस्तान का एक खूबसूरत सूबा। सिंध पाकिस्तान के 4 सूबों में से एक और पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्वी भाग का एक इलाका है। स्थानीय भाषा में सिंध सूबे को मेहरान के नाम से भी जाना जाता है। सिंध सूबे में अलग अलग इलाकों में कई ऐतिहासिक किले, इमारतें, मकबरे और मंदिर बने हुए हैं। सिंधु नदी के किनारे ही हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली और इसी नदी के पास मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा शहरों के निशान मिले थे। पाकिस्तान की अपनी ही सरजमी पर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ही
सिंध में बगावत की चिंगारी भड़की हुई। बगावत की इस चिंगारी की एक वजह तो सिंध के बेगुनाह लोगों पर पाकिस्तान सेना के जुल्म सितम है, तो दूसरी सबसे बड़ी वजह बनी है सीपेक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे सिंध प्रांत की आवाम पाकिस्तान के चंगुल से निकलने के लिए, दरअसल सिंधी राष्ट्रवाद के संस्थापकों में से एक जीएम सैयद की 118वीं जयंती पर उनके समर्थकों ने एक विशाल आजादी रैली निकाली थी। वर्तमान समय में जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार सिंध के प्राकृतिक संसाधनों पर चाइना का कब्जा होने दे रही है, पूरे सिंध के प्राकृतिक संसाधनों को जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार चाइना को गिरवी रखती जा रही है, उसका भी अब प्रबल विरोध सिंध के लोग कर रहे हैं। सिंध कोस्ट पे जिस तरीके से चाइना की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं, कराची पोर्ट पर जिस तरीके से चाइना अपने प्रभाव को गहरा करना चाहता है, उन सारी स्थितियों का भी विरोध अब सिंध के लोग प्रबल तरीके से करने लगे हैं। सिंध के नागरिकों का आरोप है कि पाकिस्तान और उसकी सेना ने सिंध के नागरिकों का न सिर्फ हक छीना है, बल्कि मुल्क की तरक्की के नाम पर उन पर जमकर कहर बरपाया जा रहा है। सिंध में पाकिस्तान की सेना अब तक आजादी की आवाज को दबाने के लिए जुल्म कर रही थी, लेकिन अब उसने सीपेक के चलते चीन के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए सिंध में नरसंहार भी शुरू। इन तमाम जुल्म सितम के बावजूद वो अपनी कौम के लिए एक अलग सिंधु देश बनाकर ही दम लेगी। चाइना की सिंध के साहिल पर हमारे शहर कराची में जो चाइना की प्रेजेंस है, उसको चीन की तरफ से सिंध के खिलाफ एक्सपेंशनिज्म समझते हैं, एग्रेशन और कब्जा समझते हैं। लिहाजा कल हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने सिंध की बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने, बाशऊर लोगों ने एक रैली निकाली चाइना के इस कब्जे के खिलाफ कि चाइना का कब्जा हमें किसी सूरत में कबूल नहीं है। पाकिस्तान के खूबसूरत सूबे सिंध में 60 के दशक से ही एक आग भड़की हुई है, आग आजादी की। जी हां, सिंध में आजादी की मांग दशकों से चली आ रही है। दरअसल आजादी की ये मांग पाकिस्तान के वजूद में आने के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान सिंधु देश की मांग को अपनी सीना के दम पर हमेशा से दबाते आए हैं, और यही वजह है कि आजादी और अलग सिंधु देश की मांग उठाने वाले सिंध के कई बड़े नेता आज पाकिस्तान से बाहर रहने के लिए मजबूर हैं। सिंध की आजादी के लिए बरसों से संघर्ष कर रहे JSMM यानी जीए सिंध मुत्ताहिदा महाज के नेता शफी बुरफत दुनिया के हर बड़े प्लेटफॉर्म पर सिंध के लोगों को पाकिस्तान के जुल्मों से बचाने और सिंध को एक अलग मुल्क बनाने की मांग को लेकर अपील करते रहे हैं। उनका आरोप है कि चीन एक साजिश के तहत कराची से ग्वादर तक सीपेक यार्ड में अपना नेवल बेस बना रहा है। हम समझते हैं कि चीन हमारे खित्ते में, और मैं दुनिया को यह भी बताना चाहता हूं कि गवादर से चाइना ने अपने सीपेक के मंसूबों को कराची मुंतकिल किया है। वो गवादर से हटकर कराची आया है। इसको हम समझते हैं कि ये चाइना का सीपेक जो इकोनॉमिकल कॉरिडोर नहीं रहा, अब ये चाइना का स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है, और ये नेवल बेस कराची में बनाकर पूरे हमारी ये जो रीजन है उसके अंदर ये रीजन का जो तवाजुन है, स्ट्रेटेजिक तवाजुन, उसको बिगाड़ना चाहता है। सिंधु देश की मांग की कहानी 1947 से जुड़ी है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सिंध का एक बड़ा इलाका पाकिस्तान में चला गया, और तत्कालीन पाकिस्तानी सरकार ने उसे अपने 4 सूबों में से एक बना दिया। साल 1960 में जब पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पूरे पाकिस्तान में उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया, तो सिंध सूबे में इसका विरोध होने लगा। यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया और इसके फलस्वरूप
सिंधी अस्मिता का जन्म हुआ। इस आंदोलन को रफ्तार मिली 1972 में, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। साल 1972 में पूर्वी बंगाल के संघर्ष से प्रेरणा लेकर सिंधी राजनेता जीएम सैयद ने जिए सिंध तहरीक नाम का संगठन गठित किया और सिंधु देश का विचार अपने समर्थकों और सिंध की स्वतंत्रता की मांग उठाने वाले लोगों के सामने पेश किया। जीएम सैयद पाकिस्तान के पहले राजनेता थे जिन्होंने सिंध देश की स्वतंत्रता की मांग की थी। सिंध के खिलाफ पाकिस्तान सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए पाकिस्तान ने उन्हें 30 साल तक कैद में रखा। 26 अप्रैल 1995 को कराची में कैद के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। चाइना को लगातार इस बात की मैसेज भी इस मीटिंग्स में दिए गए, इन सभाओं में दिए गए कि चाइना को सिंध से वापस चले जाना चाहिए, गो बैक चाइना जैसे नारे भी इसमें इस प्रदर्शनों में लगाए गए। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि सिंध देश के लोग अपनी जो पहचान है, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो टेरिटरी है, उसकी रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हैं और आने वाले समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्वतंत्र सिंध देश की मांग और अधिक तेज हो सकती है। पहले जुल्फिकार अली भुट्टो और उसके बाद उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने की वजह से ये आंदोलन ठंडा पड़ गया था। लेकिन अब एक बार फिर पाकिस्तान के हुक्मरानों की ज्यादतियों के चलते सिंधु देश की मांग तेज हो गई है। आलम यह है कि सिंधु देश की मांग के शोले अब एक ऐसी आग में तब्दील हो चुके हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बार फिर बंटवारे की आग में झुलस रहा है।